विद्यार्थियों को मैं भगवान सिंह गुर्जर नमस्कार करता हूँ। और नमस्कार करके आज हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा भाग जो मैं लेकर आपके बीच में हूँ। मेरा यह मानना है कि आप भाग 1 और भाग 2 को अच्छे से आपने मैप में समझ लिया होगा कि कौन सा स्थान जहाँ पर हमें बात करनी है। आज हम जिस स्थानों पर बातें करेंगे वो स्थान आप मैप पर अच्छी तरह जान चुके होंगे। और आज हम एक जो नया कंसेप्ट आपके बीच में ला रहा हूँ, वो कंसेप्ट बिल्कुल मेरे द्वारा पीपीटी के रूप में बनाया गया कंसेप्ट है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पीपीटी का जो मेरा कंसेप्ट लाने के पीछे थोड़ा सा इतना ही सोचना है कि जब हम बोर्ड पे बात करते हैं तो हम सारी बातों पर हम चर्चा नहीं कर पाते हैं। पीपीटी के माध्यम से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो जीके का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है और उस पोर्शन को हमें जल्दी पूरा करने के लिए हमें पीपीटी का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ पर भी नक्शे की बात होगी, मैप की बात होगी, वहाँ मैं बोर्ड पे आपको मैप की एक्सरसाइज करवाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो तीसरा उत्खनन का जो स्थल है वो है चन्हू दड़ो, जो कि हमें पता है ये चन्हू दड़ो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खोज N.G. मजूमदार ने सन 1931 को की थी और इसके बाद में इसके कार्य को आगे बढ़ाया था मेके ने सन 1935 के बाद। अब हमें पता है कि मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर, आप कहोगे मोहनजोदड़ो से, यानी मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर, हम यहाँ पर 130 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह स्थल खोजा गया और 1931 में खोजा गया। हमें इस बात की पूरी जानकारी है। इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पर देखने में आया कि सेंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति की झूकर और झागर संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि झूकर और झागर संस्कृति के अवशेष सेंधव सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ, तो आप इसका जो जवाब दोगे वो चन्हू दड़ो के नाम से आप वहाँ पर जवाब लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर वक्राकार ईंटें, ये सेंधव सभ्यता के अंदर जितने भी हमने उत्खनन के जो स्थल में जो भी हमको वस्तुएं प्राप्त हुई है, केवल ये वक्राकार ईंट केवल चन्हू दड़ों पर ही प्राप्त हुई है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसको हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में मन का निर्माण, ये मन का निर्माण भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता था। इसके साथ ही यहाँ पर भट्टी की खोज की गई। यहाँ पर भट्टी पाई गई है जो कि चन्हू दड़ों की एक विशेष स्थिति का ये वर्णन करती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे उद्योग धंधों से संबंधित यहाँ पर इतिहासकारों ने बात की है कि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग थे। उद्योग में कौन कौन से थे, जैसे शिल्प उद्योग यहाँ पर था, मन का निर्माण उद्योग यहाँ पर था, शंख की कटाई के उद्योग यहाँ पर थे, धातु कर्म का कार्य यहाँ पर होता था, मोहर निर्माण का कार्य यहाँ पर होता था, बाट बनाने का कार्य यहाँ पर होता था। अर्थात कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर बहुत से उद्योग स्थापित थे। और ये मन का निर्माण जो उद्योग था, इस मन का निर्माण उद्योग में पत्थरों से जोड़कर आग में पकाकर इसे लाल पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। जो ये मनके का निर्माण होता था, ये मन का निर्माण की भी एक स्पेशल तरीके से यह मनके का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर बहुत सारे पत्थरों को जोड़कर आग में पकाकर इसे लाल और पीले रंग का जो कलर वो लगाकर, और इस प्रकार मनके का निर्माण वहाँ पर किया जाता था। इसके अलावा 4 पहिए वाली गाड़ियों के मॉडल, 4 पहियों वाली गाड़ियों के मॉडल यहाँ पर ही मिले हैं, इसके अलावा कहीं नहीं मिले। इसके अलावा काजल भी यहीं पर मिला है, कंगा, उस्तरा। अब आप देखोगे काजल, कंगा, उस्तरा, ये तीनों बातें यहाँ पर आई है निकल कर, तो आप कह दोगे कि सर यहाँ पर ये जो प्रसाधन से संबंधित थे, केश विन्यास से संबंधित थे, ये सारे के सारे जो वस्तुएं यहाँ पर प्राप्त हुई है,
तो यहाँ पर उसका केश प्रसाधन का भी यहाँ पर विशेष महत्व रहा होगा। यहाँ पर आता है इत्र रखने का बर्तन। इत्र रखने का बर्तन आज भी हम देखते हैं, इत्र के लिए बहुत सारी इत्र की शीशियाँ वगैरह आज हम देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। उस कालखंड में जो इत्र रखने का जो बर्तन था, नीचे मैंने नोट के रूप में यहाँ पर बता रखा है फयास। यह एक लघु पात्र है। लघु का मतलब एक छोटी शीशीनुमा, एक छोटी शीशीनुमा पात्र होता था ये, और इसके अंदर बहुत सुगंधित जो इत्र होता था उसे इसके अंदर रखा जाता था। लघु पात्र और सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में ये प्रयुक्त होता था, यानी जो पात्र थे वो पात्रों के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता था और इसके अंदर इत्र को रखा जाता था। तो ये फयास से भी बहुत सारे प्रश्न पीएससी की एग्जामों में पूछे गए हैं, आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें कि ये फयास क्या है। तो आपके पास जो आंसर होगा वो आंसर होगा सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में इसका प्रयुक्त होता था। और सुगंधित द्रव के रूप में किसका उपयोग होता था? इत्र का उपयोग होता था। इसके अलावा आगे चलते हैं हम। मुद्रा पर घड़ियाल और मछली। मुद्रा आज भी देखते हैं, जैसे हमारे सिक्के होते हैं, सिक्के पर एक तरफ भारत का और एक तरफ सत्यमेव जयते इस तरीके से लिखा हुआ आता था। उसका प्रयोग वहाँ पर आपको देखने को मिलता था। इसी तरह उस कालखंड में मुद्रा पर घड़ियाल और मछली, घड़ियाल और मछली तथा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान हमने वहाँ की मुद्रा पर जो मिली है वो मुद्रा पर हमने देखा है। ऐसी मुद्राओं को प्राप्त कहाँ से किया गया है? चनहूदड़ों से किया गया है। ये बात भी हमको विशेष ध्यान रखनी है। विशेष में मैंने फयास के बारे में बता दिया। सुगंधित जो पदार्थ होते थे, सुगंधित जो द्रव्य होते थे, उनको रखने के जो पात्र होता था उस पात्र को क्या बोलते थे? फयास बोलते थे। विशेष मकान, इसके अंदर देखो विशेष में स्पेशल रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है मकानों में कमरे, आंगन, स्नानागृह, शौचालय आदि होते थे। अब आप कहोगे कि सर आपने ये लाइन क्यों लिखी? ये कोई विशेष लाइन नहीं है, विशेष है। उस ज़माने में भी शौचालय का विशेष महत्व था, यानी शौचालय भी उस ज़माने में बने हुए थे। तो इसको भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो कमरे, आंगन, स्नान गृह जो आप बाथरूम बोलते हो, नहाने का स्थान, ये सारे के सारे चनहूदड़ों में देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा जो कि चौथे नंबर पर हम उत्खनन स्थल के रूप में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। कालीबंगा ये हमारे राजस्थान से ही संबंधित है। राजस्थान में भी आपने हनुमानगढ़ जिला, जो कि हमारा जो सिरमौर है ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़, तो आप जो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, वहाँ पर यह है। पहले हनुमानगढ़ जिला नहीं था तो गंगानगर जिला था। तो हम गंगानगर और हनुमानगढ़ के रूप में हम कालीबंगा सभ्यता को वहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि पहले गंगानगर ही था, गंगानगर से टूटकर हनुमानगढ़ जिला बना। तो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कालीबंगा सभ्यता का सीधा संबंध राजस्थान के गंगानगर जिले के बाद में हनुमानगढ़ जिला भी आ रहा है, क्योंकि इसी से टूटकर ये जिला बना है से है। और आपको पता है कि जब राजस्थान है हमारा राजस्थान, और राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों ज़िले हैं। इन दोनों ज़िलों पर होकर ये यहाँ पर घग्गर नदी, आपको पता है घग्गर नदी यहाँ से निकलती है, घग्गर नदी। और घग्गर नदी के किनारे पर जो हमें जो सभ्यता मिली, सभ्यता प्राप्त हुई, वो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से इसका जो नाम है कालीबंगा, कालीबंगा से आप सीधा संबंध है काले रंग की चूड़ियाँ। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ हम कहेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियों से संबंधित है। काले रंग की चूड़ियाँ नाम आते हैं हमारे दिमाग में कालीबंगा सभ्यता, जो कि हमारे राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर ये स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने सन 1953 ईस्वी को, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है हमको, इसकी डेट याद रखनी है, क्योंकि ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का विशेष महत्व है। यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि हमारी राजस्थान की एग्ज़ाम है और ये राजस्थान का ही एक स्थल है। तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इसकी जो खोज की है ये अमलानंद घोष ने सन 1953 ईस्वी में की है। और इसका उत्खनन
उत्खनन का मतलब है कार्य प्रारंभ किया, यानी खुदाई का कार्य प्रारंभ किया, वो उत्खनन से संबंधित है। राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे, मैं बता चुका आपको, राजस्थान के, आपको पता है ये राजस्थान है आपका, और राजस्थान में दोनों जिले हैं, तो यहाँ से घग्गर नदी आती है, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये गंगानगर से संबंधित है, और गंगानगर में हनुमानगढ़ दोनों जिले के उस वहाँ पर ये जो सभ्यता आपको सभ्यता के जो स्थल है वो प्राप्त हुआ है। यहाँ से अब देखो कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त हुई है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ मैं, यहाँ उसको ध्यान से आप ध्यानपूर्वक समझें। यहाँ से अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें का मतलब होता है वो ईंटों पे कुछ लिखा हुआ है या कुछ चित्र बना हुआ है, ऐसी ईंटों को अलंकृत ईंटें कहते हैं। वो ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई है। एक पल्ले वाला दरवाज़ा, आप देखते हैं दो पल्ले वाले दरवाजे होते हैं, दो गेट वाले दरवाजे होते हैं, और ये एक पल्ला वाला दरवाज़ा, जैसे आपने देखा है ये दरवाज़ा है और ये एक ही गेट से बंद है, तो ये एक पल्ले वाला दरवाज़ा हो गया। और अगर दो गेट से हो जाता है तो वो दो पल्ले वाला दरवाज़ा हो गया। तो एक पल्ले वाला दरवाज़ा। हल्के निशान, आपको पता है हल्के निशान से तात्पर्य है कि यहाँ से जुते हुए खेत हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो खेत कब जुतेंगे? जब हल होंगे। तो यहाँ पर हल्के निशान भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। दो फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य भी आपको यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। हल्के निशान और फलों, ये दो फसलों को एक साथ बोने के साक्ष्य, और पक्की मिट्टी का पैमाना, पैमाना आप जानते हो स्केल, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो आपका स्केल है, ये स्केल जो पक्की मिट्टी का बना हुआ है, जैसे हमने मिट्टी का कोई बर्तन बनाते हैं, इसी तरह मिट्टी का क्या बनाया जाता था? पैमाना बनाया जाता था। और ये उसको पकाकर, यानी उस जिस प्रकार हम बर्तन को पकाकर और मटकी बनाते हैं, मटकी यानी मिट्टी की मटकी बनाते हैं, उसको पकाकर उसी प्रकार पक्की जो मिट्टी का पैमाना बनाया गया। वहाँ पर शंख प्राप्त किए गए उत्खनन के दौरान। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, ये विशेष बात है, ये चूड़ियाँ भी किसकी है? मिट्टी की। कांच, अब कांच भी कौन से? काले रंग के, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी कांच कौन से? काले रंग के, इसीलिए तो काले रंग की चूड़ियाँ, और इसका शाब्दिक अर्थ है कालीबंगा का। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ पर मिली है। कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है। वहाँ पर अभी जो हमने स्थल पढ़ा वहाँ पर उस्तरा ही देखा है, कपड़े में लिपटा हुआ नहीं मिला। मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन है के साक्ष्य मिले हैं। वह तांबे के औजार यहाँ से प्राप्त प्रचुर मात्रा में हुए हैं। इसके अलावा जो मुख्य बात यहाँ से निकल के आती है, जो कि परीक्षाओं में पूछी गई है, कि 7 वेदिकाएँ, यानी आयताकार अग्निकुंड है, उस पर भी 7 वेदिकाएँ हैं, वो यहाँ से प्राप्त हुई है। समाधि स्थल भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं, उन स्पेशल बातों को भी हमको याद रखना है। याद रखने के अंदर हमें पता है कौन कौन सा है। पहला, कि स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है ये। अब स्वतंत्र भारत से तात्पर्य क्या हुआ? स्वतंत्र भारत से तात्पर्य हुआ कि जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, तो आज़ाद होने के बाद में कुछ स्थल तो पाकिस्तान में चले गए और कुछ स्थल हमारे भारत में रह गए। और आपको पता है इसकी जब इसको खोजा तो इसकी डेट है 1953। 1947 और 1953 के बीच में कोई खोज नहीं हुई। 1953 में ही जाके कालीबंगा को खोजा गया। तो हमारा सीधा सीधा मानना है कि जो कालीबंगा की सभ्यता है वो आज़ादी के बाद, यानी जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद पहला पुरातात्विक स्थल है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया परीक्षा में कई बार, आप इसको भी विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा दूसरी विशेष बात है, यहाँ सिंधु घाटी पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। आप कहोगे कि संग्रहालय से तात्पर्य हमारे जितने भी स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उन स्थलों से जो भी साक्ष्य के रूप में जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई है, उन वस्तुओं का एक रखने का एक संग्रहालय स्थापित किया गया। और वो भी कहाँ पर किया गया? कालीबंगा में किया गया। लकड़ी के तने को खोखला कर, आपने देखा होगा ये लकड़ी का तना होता है, ऐसे लकड़ी को जब हम काटते हैं बेलनाकार, इस तने को अंदर से खोखला करके, ये अंदर से क्या कर दिया हमने? खोखला कर दिया। अंदर से खोखला करके और क्या किया? इसको पानी के निकासी के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। मैंने कहा जिस प्रकार आपने ये जो लकड़ी का खोखला, ये जो आपने
लकड़ी को खोखला कर दिया अंदर से। जिस प्रकार आप देखते हैं बेलन, बेलन जिस प्रकार पानी भरने का जो ढोल होता है, अगर बिल्कुल बीच में से खोखला हो जाए तो इस तरह की लकड़ी की शेप, और इसको अंदर से पोला करके और नालियों के रूप में प्रयोग किए जाने के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। तो ये जो कालीबंगा का जो हमारा पूरा पूरा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि हम राजस्थान की जो आरपीएससी है, राजस्थान की आरपीएससी की ही एग्ज़ाम हम देते हैं, राजस्थान की एसएससी की एग्ज़ाम विशेषकर राजस्थान के बच्चे देते हैं। तो और ये स्थल भी राजस्थान का ही है, तो महत्वपूर्ण बनता है। इसके अंदर जो जो भी मैंने बात बताई है विशेष महत्व की है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्थल आता है वो आता है लोथल। और जैसा कि हम सब परिचित है, हमने वहाँ पर मैप में भी लोथल के बारे में पढ़ा है। और आपको पता है मैंने मैप में बताया था, गुजरात राज्य में अहमदाबाद जो स्थान है, वहाँ का कठियावाड़ जो क्षेत्र, और कठियावाड़ क्षेत्र में भी एक सरगरवल नामक एक स्थल है। वहाँ पर इस स्थल पर लोथल जो एक टीला था पूरा, उस टीले की खुदाई की गई। और खुदाई जब प्रारंभ की वो समय था 1957, यानी 1957 के अंदर जो इसकी खोज हुई, और खोज करता थे डॉक्टर एस.आर. राव। ये ध्यान रखना, इसका नाम विशेष याद रखना, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसकी जो खोज जिसके द्वारा की गई वे थे डॉक्टर एस.आर. राव ने 1957 में की थी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो लोथल जो नाम है, ये लोथल नाम लोथ से बना है। और लोथ का जो गुजराती भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है मृत। मृत का मतलब मरा हुआ, मृत का मतलब मरा हुआ। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोथ का अर्थ मुर्दों का नगर। मुर्दों का नगर इसका शाब्दिक अर्थ है, और वो कौन सी भाषा में है? गुजराती भाषा में। इसे हम लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मुर्दों के नगर के रूप में हमने प्रदर्शित किया था, और यहाँ पर भी मुर्दों के नगर के रूप में हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा गया है। अब बात करते हैं यहाँ की, हमें यहाँ से क्या क्या साक्ष्य, क्या क्या वस्तुएं, क्या क्या भवन वगैरह जो हमें प्राप्त हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहला नंबर आता है जहाज़ों की गोदी। जहाज़ों की गोदी की बात करें तो ये सबसे पहला नंबर आता है। यहीं से कई प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा के अंदर। जहाज की गोदी, आपको पता है लोथली एकमात्र ऐसा स्थल है जहां बंदरगाह या गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। जहाज की गोदी कह दो या इसको बंदरगाह कह दो। यहाँ इस पूरे जो अपना जो सैंधव सभ्यता है, इस सभ्यता में केवल एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर हमको गोदी या बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, जो पूर्वी खंड में स्थित है। जो आपका ये लोथल है गुजरात में है, और लोथल में पूर्वी खंड पर ये स्थित है, जिसका औसत आकार 214 मीटर 36 और 3.3, 214 मीटर इंटू 36 मीटर इंटू 3.3 मीटर इसका औसत आकार है। और जो ये है जो बंदरगाह है, ये बंदरगाह भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। आप कहोगे सर ये भोगवा नदी भी कहाँ पर है? आप कहोगे गुजरात में है। और ये सीधा का सीधा संबंध किससे है इसका? इस जहाज की गोदी से, यानी जहाज के बंदरगाह से संबंधित है। और हम इसकी और भी अगर थोड़ी सी व्याख्या और करें तो समुद्र तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का यह स्थल संभवतः पश्चिम एशिया के सभ्यता व्यापार की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थल रहा है। यानी व्यापार की दृष्टि से भी ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बंदरगाह है। हमें पता है जब भी हम व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार तभी संभव हो पाता है जब आवागमन के साधन हो। स्थल मार्ग तो था ही, लेकिन अगर जल मार्ग का भी उपयोग हो जाए तो वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंची जा सके। इसलिए यहाँ जो जहाज़ों की गोदी यानी जो बंदरगाह था, इसका विशेष महत्व है। लोथल से बार बार प्रश्न इस बंदरगाह से ही पूछा गया। इसके अलावा आटा पीसने की चक्की के पार्ट भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
चावल के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। चावल की भूसी का भी आएगा नाम। चावल की भूसी का मतलब चावल का वो क्या कहते हैं टुकड़ियाँ, वो चावल की भूसी होती है। साबुत चावल के साक्ष्य भी आपको लोथल से प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तानों में पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने के साक्ष्य, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी वहाँ जो कब्रिस्तानों में जब उन्होंने कंकालों के बारे में, कंकालों को जब निकाला और वहाँ देखा तो एक कंकाल पुरुष का और एक कंकाल महिला का पाया गया। इससे कई तरह के इतिहासकारों ने अपने अपने रिसर्च दिए। इतिहासकारों ने बताया कि हो सकता है यहाँ सती प्रथा हो, इस तरह की यहाँ पर संभावना भी व्यक्त की गई है। क्योंकि महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का अर्थ सीधा सीधा सती प्रथा पर ही निहित है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा हमें इस बात को भी सोचना है, अगर सती प्रथा का नाम आ जाए तो आप ये लोथल पे ही यहाँ पर टिक करें। इसके बाद में फारस की खाड़ी प्रकार की मुहर, यानी जो फारस की खाड़ी जो हमारा जो बिल्कुल उस ज़माने का जो नज़दीकी जो एक नगर था, पड़ोसी देश था, वहाँ के जो मुहर चलती थी वो ऐसी मुहरें हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो सिंधु सभ्यता में जो हमारे सिंधु सभ्यता के जो व्यापार का कार्य था वो फारस की खाड़ी तक था। हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि जब व्यापार करेंगे तो व्यापार में एक दूसरे देशों की मुद्राओं का आदान प्रदान भी होता है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थल रहा है कि लोथल से फारस की खाड़ी तक व्यापार किया जाता था। एक दिशा मापक यंत्र है। अब दिशा मापक यंत्र का सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि जब हम चाहे हवाई मार्ग का प्रयोग करें चाहे जल मार्ग का प्रयोग करें तो वहाँ पर हमें दिशा मापक यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। आज भी पड़ती है और पहले भी पड़ती थी। इस दृष्टि से यहाँ पर एक दिशा मापक यंत्र हमें प्राप्त हुआ और इसको हमें विशेष याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। पैमाना और साहुल के अवशेष। पैमाना आप जानते हो स्केल, और साहुल वो होता है जैसे चुनाई करने में कारीगर इसका उपयोग करते हैं साहुल का। वो ये साहुल हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप कहोगे सर लोथल से प्राप्त हुआ है। तो आप लोथल में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, मुख्य में जहाज़ की गोदी है, आपके चावल के साक्ष्य हैं, आपके कब्रिस्तानों में महिला पुरुष का एक साथ दफनाने का जो साक्ष्य है, ये सारी की सारी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे हमारा आता है धौलावीर। ये धौलावीर जो उत्खनन का जो इसका इस जगह पर उत्खनन किया गया और उत्खनन करता जेपी जोशी थे। जेपी जोशी ने सन 1967-68 ईस्वी के दौरान इसका उत्खनन किया और उत्खनन इन जोशी जी के साथ ही एक और हमारे उत्खनन करता थे RL विष्ट, जिन्होंने सन 1991 में इसका उत्खनन कार्य पुनः प्रारंभ किया। इन दो 1967-68 में किया और इन्होंने सन 1991 ईस्वी में किया। अब इसमें देखिए कि जो ये स्थल है, कौन सा स्थल? धौलावीर। ये गुजरात के कच्छ ज़िले के, ये गुजरात में कच्छ ज़िला है। जैसे आपकी जो नदियाँ जाती है, राजस्थान की नदी है लूणी है, तो वो कच्छ के रन में जाती है, तो ये कच्छ वही ज़िला है। में मानसर और मानहर नदियों के बीच में ये स्थल है। कौन सा स्थल है? धौलावीरा। ये धौलावीरा जो स्थल है वो कहाँ पर है? मानसर और मानहर नदियों के बीच। आगे चलते हैं। जल प्रबंधन श्रेष्ठ था यहाँ का। जल प्रबंधन से तात्पर्य है जल की निकासी से, तथा एक स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है। स्टेडियम से सीधा सीधा संबंध है कि जो खेल आज हम भी स्टेडियम देखते हैं, तो उस जो कालखंड में भी खेलों के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था रही होगी। इस दृष्टि से धौलावीर में स्टेडियम हमको प्राप्त हुआ है और वहाँ से सिंचाई होने के भी हमें प्रमाण मिले हैं। इतिहासकारों ने हमको सिंचाई के बारे में भी अपनी व्याख्या रखी है अपनी किताबों में, तो सिंचाई का भी उल्लेख सीधा सीधा लोथल से हमको प्राप्त होता है। अब धौलावीर के 3 भाग। ये जो धौलावीर जो स्थान है, जो नगर है, इसको भी 3 खंडों में बांट रखा है। पहला खंड है दुर्ग वाला,
दूसरा खंड बीच का जिसको मध्य खंड कह दिया हमने या मध्य नगर कह दिया, और तीसरा जो खंड है वो निचला नगर के रूप में हम इनको जानते हैं। ऐसे यानी ये धौलावीर का कई बार सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ लिया धौलावीर कितने खंडों में विभक्त था, तो आपका सीधा सीधा जो आंसर होगा वो आंसर इतना ही होगा कि ये 3 भागों में बटा हुआ है, दुर्ग, मध्यम और निचला नगर। और घोड़े की कलाकृतियों की भी अवशेष, घोड़े के संकेत इस सभ्यता में बहुत कम जगह देखने को मिले हैं, केवल और केवल आपको धौलावीर में प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है। और पालिशदार श्वेत पाषाण खंड मिले हैं। अब पालिशदार श्वेत पाषाण खंड, पालिश का मतलब जैसे आज भी हम पालिश करते हैं, जैसे चांदी पे सोने की पॉलिश कर देते हैं, इसी तरह वहाँ पर पाषाण, पाषाण यानी पत्थर के खंड, खंड का मतलब टुकड़े यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों पर श्वेत यानी सफ़ेद पालिश की गई, और ऐसे खंड कहाँ पर प्राप्त हुए, हमको धौलावीर में प्राप्त हुए। इसके बाद में हम इसकी जो विशेष जो बात है निकल कर आती है वो यहाँ पर यह आती है लिपि से संबंधित, कि सेंधव लिपि के 10 अक्षर, कितने अक्षर, 10 अक्षर, जो कि विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे 10 जो अक्षर है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धौलावीर से। ये हमने यहाँ बहुत बहुत बड़ी उत्खनन की जो बात सामने निकल कर आती है वो सेंधव लिपि के 10 अक्षर ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण स्थल आता है वो हरियाणा राज्य में एक राखीगढ़ी के नाम से हम उसको पुकारते हैं, और हरियाणा में भी जो हिसार है यानी हिसार जिला में ये स्थित है स्थल। सन 1997 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया, और उत्खनन में हमें जो सेंधव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, और भारत में सबसे बड़ा सेंधव क्षेत्र राखीगढ़ी को माना गया है। तो आपका देखो इसमें सीधा सीधा क्या सोचना हो गया कि आप कहोगे सर कि ये हरियाणा के हिसार ज़िले में है, और जब हरियाणा के हिसार ज़िले में है तो हरियाणा से होकर घग्गर नदी निकल रही है, तो आप कहोगे सर ये घग्गर नदी के किनारे है। आप घग्गर नदी के किनारे आपकी कालीबंगा सभ्यता थी, और घग्गर नदी के किनारे आप कहोगे राखीगढ़ी की सभ्यता भी हमको यहाँ पर मिली है, और खुदाई के पश्चात हड़प्पाकालीन केंद्रीय नगर के रूप में भी इसकी पहचान हुई है। आपका ये मानना है कि जो ये राखीगढ़ी जो हरियाणा में थी, इसमें भारत में सबसे बड़ा सेंधव क्षेत्र यानी भारत में सबसे बड़ा सेंधव क्षेत्र से संबंधित आप सीधा सीधा ये समझे, क्योंकि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जो दोनों सेंधव क्षेत्र हैं ये तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और अभी भारत का जो सबसे बड़ा सेंधव क्षेत्र है वो सेंधव क्षेत्र जो निकल कर आता है वो कौन सा आता है, राखीगढ़ी। क्योंकि वो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वो तो सीधा सीधा पाकिस्तान में चले गए, तो इसलिए हमने इसको भारत का सबसे बड़ा सेंधव क्षेत्र माना। 1997 के पहले यानी देश आज़ाद हुआ, जब आज़ाद होने के साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो तो सीधे सीधे कहाँ पर निकल गए, पाकिस्तान पे निकल गए, यानी पाकिस्तान देश के साथ पाकिस्तान में चले गए वो स्थल तो। और हमारे भारत में जो सबसे बड़ा स्थल था देश की आज़ादी के बाद, तो आप वहाँ पर आपको उसका आंसर लिखना धौलावीरा। क्या लिखोगे, धौलावीरा या धौलावीर। और सन 1997 के बाद में कौन सी डेट आ गई, 1997 ईस्वी में के बाद एक नया स्थान खोजा गया। वो नया स्थान क्या था, राखीगढ़ी, और वो कहाँ पर था, हरियाणा में था। तो 1997 से तो राखीगढ़ी। प्रश्न आ जाए कि देश आज़ादी के बाद भारत में सबसे बड़ा सेंधव क्षेत्र, तो आप क्या बताओगे, धौलावीर। और धौलावीर कहाँ पर, गुजरात में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी प्रश्न देखिए, प्रश्न 3 तरह के प्रश्न हो गए। सेंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, सेंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में या आज़ाद भारत में, आप बताइए। तो आप बताओगे सन आज़ाद भारत की बात कर रहे हैं, यानी 1947 के बाद की बात कर रहे हैं, तो कौन सा गया, धौलावीर। उसने कहा कि वर्तमान में
वर्तमान में सेंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आप बताओगे राखीगढ़ी है। और वो कब से है? 1997 से। इसके बाद में आता है कोट दीजी, जो भी सिंध पाकिस्तान में है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। इसमें देखो यहाँ पर फजल अहमद खान ने सन 1955 से 57 के बीच में यहाँ पर इसकी खोज की। और यहाँ से देखो क्या क्या प्राप्त हुआ। एक तो पत्थर का बाणाग्र, बहुत महत्वपूर्ण है, पुस्तकें नहीं लिखती, मैंने विशेष अध्ययन करके ये बात यहाँ से निकाली है। पत्थर का बाणाग्र, माता देवी की मूर्तियाँ, सेल खड़ी की बनी 2 मुहरें। सेल खड़ी आपको पता है, सेल खड़ी की बात हम कर चुके। इसके बाद में इसमें इस नगर के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य मिले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप इस पे विशेष ध्यान देना है कि जो ये नगर है, नगर के नष्ट कितनी बार हो गया है? नष्ट 2 बार। और दोनों बार ये किससे हुआ? अग्नि में, यानी अग्नि से 2 बार नष्ट हो गया। और ऐसे साक्ष्य हमको कौन से स्थान से मिले हैं? कोट दीजिए थे। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सेंधव सभ्यता का वह कौन सा स्थल जो अग्नि में 2 बार नष्ट होने के, या अग्नि में 2 बार नष्ट हुआ, या नष्ट होने के प्रमाण वहाँ से प्राप्त हुए? तो आप कौन सी जगह बताओगे? कोट दीजी बताओगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा और विशेष इसकी जो बात निकल कर आती है वो ये आती है कि 6 दलीय पुष्पाकृति कोट दीजी की अद्वितीय आकृति है। 6 दलीय पुष्प आकृति, यानी 6 दलीय, यानी 6 दल का एक पुष्प की आकृति का अवशेष भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? कोट दीजी से। और ये इसका लिखा है अद्वितीय उदाहरण, यानी यूनिक। यूनिक का मतलब दूसरा नहीं, ऐसा जो हमें 6 दलीय पुष्पाकृति की जो आकृति के रूप में जो अवशेष मिला है वो कौन से स्थान से मिला है? कोट दीजी से। इसको आपको अच्छे से याद रखना। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो अग्नि वाली, एक ये जो आपकी 6 दलीय पुष्पाकृति वाली, और एक आपके पत्थर के बाणाग्र वाली। इसको आप विशेष तीनों को आप अच्छे से याद रखें। आरपीएससी ने कई बार इसके बारे में पूछा गया है और पूछती रहती है, इसलिए आप इसे विशेष ध्यान के रूप में लेते हुए इसको आगे बढ़े और नोट भी करते रहें। इसके बाद में 90 नंबर पे आता है कुनाल। कुनाल भी एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का ही, और वो हिसार। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में है, यानी हरियाणा के हिसार में कुनाल नामक स्थल है, और वह स्थल सेंधव सभ्यता का ही स्थल है। इसकी खोज सन 1994 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? एस.आर. राव के द्वारा की गई। और एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ये विशेष बात है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना कि जो कुनाल नामक स्थान है यहाँ पर चांदी के कितने मुकुट मिले हैं? 2। तो अब आप समझ जाओगे ये चांदी जो धातु है, इस चांदी धातु की जानकारी भी सेंधव सभ्यता के लोगों को थी। तो सभ्यता के लोगों को थी जब तो इन्होंने चांदी के क्या बना दिए? 2 मुकुट बना दिए। तो चांदी के 2 मुकुट मिलने का एकमात्र ऐसा स्थल कौन सा है? तो आपका सीधा सीधा जवाब क्या होगा? कुनाल होगा। इसके बाद में डॉक्टर जोशी एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार यहाँ मुकुट पाए गए थे, यानी मुकुट कहीं और जगह नहीं मिले। भारत के अंदर, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार यहाँ मुकुट पाए गए हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर जोशी के अनुसार। ऐसा नहीं है कि नहीं पाए गए, क्योंकि कई इतिहासकारों ने, जब हम बात करेंगे आगे, तो वहाँ पर मुकुटों का भी काफ़ी उल्लेख किया गया है। तो मेरा मानना है कि इस तरीके से हमारे जो इतिहासकार थे, इन्होंने अपने अपने रिसर्च के अनुसार अपनी अपनी बातें लिखी, और जोशी जी ने ये बताया कि यहाँ मुकुट पहले नहीं पाए गए। और मुकुटों के बारे में भी हम जब कला संस्कृति के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तार से इसको समझाने का पूरा प्रयास आपको करूँगा। तो आज हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि हमारे भाग 2 में था, और भाग 3 के अंदर हमने जो भी ये 7 भाग पढ़े, 7 स्थल पढ़े,
ये आपको निश्चित तौर पे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो था ये मैंने पीपीटी के द्वारा बनाने की कोशिश की है। पीपीटी से हम बहुत सारे जानकारी को हम कम समय में आपके बीच में पहुंचा देते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अब जो भी मैंने आपको बताए हैं उसको आप बिल्कुल कागज पे नोट करते चले और एक भी स्थल को आप कमजोर नहीं समझे। हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक ही सीमित रह जाते हैं, आगे जितने भी स्थल है वो उन पर ध्यान नहीं देते। और वर्तमान स्थिति में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वर्तमान में हमारे जो शिक्षाविदों द्वारा जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, वो प्रश्न जो आपने अभी पढ़ा है, लोथल के बारे में पढ़ा है और भी हमने 7 स्थलों के बारे में पढ़ा, वहाँ से अभी तो और भी 7, 10, 12 और बच रहे हैं, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तो आप एक भी स्थल को कमजोर नहीं समझे। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक भी प्रश्न अगर माइनस होता है या एक भी आपसे आंसर नहीं आता है, एक प्रश्न का मतलब आप हजारों लाखों बच्चों से आप पीछे चले जाओगे। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम कोई सी भी स्थिति को या कोई से भी स्थान को हम नहीं छोड़े, तब तो हमारा पढ़ना सार्थक है। मैं आपके साथ नियमित तौर पर रोजाना आपको मिलता हूँ, मेरे कालांश के साथ, मेरे पीरियड के साथ। तो मैं इतनी सी उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइबर कर लें और मेरे इस वीडियो को अपने जो साथी विद्यार्थी वहाँ तक पहुँचाएं, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, सब्सक्राइबर करते रहें, लाइक करते रहें और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज का कालांश यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।